व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है असल में? एक हमारा डिज़ाइन किया हुआ सर्किट है जिसकी मदद से हम एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। सो वो सर्किट किस तरह का है, लेट्स ड्रॉ इट एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व कि उसे देखते हैं कि वो किस तरह से वर्क करता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज सबसे अहम चीज़ इसमें फिर वही डायग्राम बनाते वक्त कोशिश करें नीट एंड क्लीन, साफ सुथरी डायग्राम हो ताकि आपके मार्क्स मिलने के जो चांसेस हैं वो हमेशा ब्राइट रहें। सो मैं इसको ड्रॉ करते वक्त डिफरेंट टेक्निक यूज़ कर सकता हूँ। आपके पास कॉपी, स्केल सब कुछ अवेलेबल है और जस्ट बिलो योर हैंड्स उसको आप लोगों ने ड्रॉ करना है। और बोर्ड पे एज़ कम्पेयर टू दैट इतना आसान टास्क नहीं होता इन चीज़ों को ड्रॉ करने का। सो मैंने कुछ इस तरह का एक बेसिक स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ कर लिया है, मैं इसी के अकॉर्डिंग आगे बनाने की कोशिश करूँगा। ये मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज का बेसिक स्ट्रक्चर, और इसके बाद बनाने के बाद बेशक आप चाहें तो दरमियान वाली लाइंस को इनको रिमूव कर दें। एक बेसिक लेआउट रेडी हो चुका है कि यूँ करके एक आपने क्यूब ड्रॉ करना है। उसके बाद इन दोनों के दरमियान में यहाँ पर भी एक वायर है, ठीक हो गया। ये बेसिक फ्रेम होगा। अब इसके अंदर आप लोगों ने लगानी होती हैं 4 रेजिस्टेंसेस। यहाँ पर रेजिस्टेंस हम लगाते हैं R1, यहाँ पर हमारी रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू आवर बुक यहाँ पर रेजिस्टेंस है R2। इट डजेंट मैटर कि आप रेजिस्टेंस कहाँ पर प्लेस कर रहे हैं, R1 R2, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ से पड़ता है कि आपके आंसर्स ठीक होने चाहिए। यहाँ कहीं पर इस साइड पर रेजिस्टेंस बुक के अकॉर्डिंग है R3 और यहाँ पर इस साइड के अलॉन्ग यहाँ पर रेजिस्टेंस है R4। और इस सर्किट को हमने मज़ीद आगे ज्वाइन कर रखा है एक और सर्किट के साथ, मतलब एक वायर की मदद से, और यहाँ पर उसकी थर्ड उसका पोर्शन है और यहीं पर हमने लगा रखी है असल में बैटरी। और इस बैटरी का जो पोटेंशियल है यहाँ पर पॉजिटिव और इस एंड पे नेगेटिव। होगा क्या, बैटरी से करंट पास होगा, स्टार्ट होगा और ये सर्किट में फ्लो करेगा। अब यहाँ पर हमने ड्रॉ कर रखा है स्विच, ये हमारा स्विच को जैसे ही आप ऑन करेंगे तो सर्किट में करंट फ्लो करेगा। इससे पहले हम सर्किट में करंट फ्लो करवाएं, हमारे सर्किट का आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हम यहाँ पर यूज़ करते हैं गैल्वेनोमीटर, और ये है जी गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की नीडल में डिफ्लेक्शन हमें शो करेगी सर्किट में करंट है। और हमने अब जो करंट के लूप्स बना लिए हैं वो लूप्स कितने हैं, तो यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ A, इसको नाम दे देते हैं B, ये C, ये पॉइंट D। अब यहाँ पर अगर देखें तो करंट के टोटल 3 लूप्स हैं। पहला लूप है A B D A। सो फर्स्ट लूप इज़ A B D A। दूसरा लूप है B C D एंड A। अब इस चीज़ को सॉल्व करते वक्त आपने अपनी डायग्राम को ज़रूर जहन में रखना है, करंट के पाथ को आपने ज़रूर जहन में रखना है कि करंट का पाथ जब आप ड्रॉ करें तो आपने करंट जब इसमें से फ्लो करेगा तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से C से किधर मूव करेगा, B, और B से मूव करेगा डाउनवर्ड। तो तब आपने इसको यूँ लिखना होगा C B D C। तो सेकेंड लूप हमारा क्या होगा, C B D C। सो करंट की डायरेक्शन को आपने ज़रूर जहन में रखना है। नेक्स्ट इसमें तीसरा लूप है जी A B C A। मतलब इसको अगर आप करंट की डायरेक्शन से करें C D A एंड C, ये आपका तीसरा लूप है। और इस थर्ड लूप की हमें ऐसा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम इन 2 लूप्स के साथ डील करेंगे। सबसे पहले हम ड्रॉ करें करंट की डायरेक्शन। तो मैंने बताया करंट C से B और यूँ सर्किट में फ़्लो करेगा, तो यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कुछ यूँ होगी, और यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन होगी वो ऑब्वियसली इसके ओपोजिट, तो वो करंट की डायरेक्शन कुछ यूँ होगी यहाँ पर।
यहाँ पर हम करंट को नाम दे देते हैं I1 और यहाँ पर हम करंट को नाम दे देते हैं I2। ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ जहन में रखें, दोनों करंट्स की डायरेक्शन अगर गौर से देखें तो ऑटोमेटिकली एक इन अ सेंस सेम है। कैसे सेम है? ये यहाँ से अगर आप देखें तो ये डायरेक्शन कौन सी बनती है? एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर भी ये देखें तो ये कौन सी डायरेक्शन बनती है? एंटी क्लॉकवाइज। अक्सर बच्चे मेरी इस डायग्राम को देखकर कहते हैं नहीं बुक के अकॉर्डिंग नहीं बनी हुई, बुक पे तो दोनों एरोज यूँ लगे हैं, तो आपने यूँ करके क्यों लगाए? करंट की डायरेक्शन बताने के लिए लगाए हैं, जैसे मर्जी लगा लें। आप पूरी रोटेशन देखें एंटी क्लॉकवाइज, पूरी रोटेशन देखें एंटी क्लॉकवाइज। करंट का पाथ ही यही है, यहाँ से करंट फ्लो करेगा इधर, यहाँ से C B D और फिर B से जो आगे करंट फ्लो करेगा वो यहाँ से यूँ फ्लो करेगा। तो ये करंट के दो बिल्कुल पूरे पूरे लूप्स बन जाएंगे। एक लूप है जी ABDA, दूसरा है CBDC। अब दोनों लूप्स के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे। सो फर्स्ट हम आ जाते हैं फॉर लूप ADBA। ठीक है। अब देखिए मैंने थोड़ी सी इसमें गलती की ना, आपने करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बना लें जी ADBA या BA, करंट के अकॉर्डिंग चलें BADB। सो डजेंट मैटर, जहाँ से मर्जी शुरू कर लें, आंसर ठीक ही आने वाले हैं। और यहाँ पर करंट I1, यहाँ पर करंट I2 और थर्ड जो लूप है यहाँ पर जो करंट चल रहा है नीचे, दैट इज़ I3। तो अब ये बात जहन में रखनी है, R3 में से कितने करंट्स पास कर रहे हैं? दो, एक I1 और एक I3। R4 में से कितने करंट पास कर रहे हैं? दो, एक I2 और एक I3। R2 में से कितने करंट? एक ही है I2 और R1 में से कितने हैं? I1। रही बात इस गैल्वेनोमीटर की, गैल्वेनोमीटर को जब डिज़ाइन किया जाता है तो गैल्वेनोमीटर के अंदर भी एक छोटी सी रेजिस्टेंस होती है और गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस को हम लिखते हैं Rg से। द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज़ Rg। ये छोटी सी रेजिस्टेंस आपने ज़रूर इसको बीच में काउंट करना है। और अगर हम इसी तरह से चलें तो फॉर लूप BADB आप जहाँ से मर्ज़ी लूप स्टार्ट कर लें, बस डायरेक्शन उसकी एक रखनी है कांस्टेंट और उससे उसके अलावा फ़र्क नहीं पड़ता। सो अगर मैं B से A की तरफ आऊँ, इसके लिए इक्वेशन क्या लिखी जाएगी? किरचॉफ सेकंड रूल के मुताबिक इट शुड बी इक्वल टू -I1 R1। नेक्स्ट A से D की तरफ जाते वक्त R3 पोटेंशियल ड्रॉप होगा। हमारा मेजर, हम जिस करंट को डील कर रहे हैं वो कौन सा है? दैट इज़ I1। और दूसरा जो करंट R3 में से गुजर रहा है वो कौन सा है? I3। हमने I1 और I3 इन दोनों में भी पोटेंशियल का ड्रॉप देखना है, लेकिन चूंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, I3 से जो R3 में से गुजर रहा है I1 वो इस डायरेक्शन में है, जबकि I3 ऑपोजिट डायरेक्शन में गुजर रहा है। तो चूंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो इसलिए हम यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाएंगे इन दोनों के दरमियान में और हम लिखेंगे -I1 -I3 इंटू R3। नेक्स्ट हम पहुँच गए पॉइंट D और D के बाद हमने कहाँ पर जाना है? B पे। D से B की तरफ दरमियान में RG और इसमें से कितने करंट पास कर रहे हैं? दो, I1 अपवर्ड I2 डाउनवर्ड। चूंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक मरतबा फिर से सब्ट्रैक्शन होगी, -I1 -I2। हमने I2 -I1 क्यों नहीं किया? तो उसकी वजह यह है कि हम जिस करंट को लेके चल रहे हैं दैट इज़ I1, तो हम उसे भी कंसिडर कर रहे हैं कि वो ग्रेटर है, इसलिए हमने I1 में से I2 को माइनस किया। I1 -I2 R4 विच इज़ सॉरी, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर की दैट इज़ Rg विच इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। इसको फिर एक दफ़ा देख लें। इसमें हमने यूँ किया कि सबसे पहले हम लोगों ने
बी से डी तक ए तक आए, बी से ए तक आने में I1 R1 पोटेंशियल का ड्रॉप है, फिर ए से डी की तरफ I1 माइनस I3 इंटू R3 दूसरा पोटेंशियल ड्रॉप। जब दो करंट्स एट अ टाइम कहीं से पास कर रहे हों, उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो, तो वो सब्ट्रैक्ट होते हैं। बड़ी वाली वैल्यू में से हम छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं। अब अगर हम I1 कंसिडर कर रहे हैं तो I1 को एज ए लार्जर करंट कंसिडर किया जाएगा एज़ कम्पेयर टू I3। सो जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो I1 माइनस I3 इंटू R3। और इसी तरह गिल्वेनोमीटर वाली लाइन में दो करंट्स हैं, एक I2 ऊपर से नीचे और एक I1 नीचे से ऊपर की तरफ। चूंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो हमने यहाँ पर भी माइनस लगाया दरमियान में, और ये नेगेटिव तो आना ही आना है क्योंकि पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। नेक्स्ट, अगर हम लूप नंबर CBDC की जगह लिखें, सो फॉर लूप CBDC, C से B की तरफ माइनस I2 R2 माइनस I2 R2, B से D की तरफ दरमियान में गिल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस RG, दो करंट्स, एक I2 दूसरा I1, I2 में से I1 माइनस हो जाएगा, माइनस I2 माइनस I1 इंटू रेजिस्टेंस इसकी दैट इज RG। D से C की तरफ दो करंट्स हैं, रेजिस्टेंस R4 में से एक करंट है I2, दूसरा करंट है I3, तो दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। हम जिस करंट को लेके चल रहे हैं दैट इज I2, सो I2 माइनस I3 इंटू R4 एंड इट इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमने दोनों लूप्स की लिख ली इक्वेशंस। अब हमने करना क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज में? व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर इन चार रेजिस्टेंसेज में से एक रेजिस्टेंस अननोन होती है, हमने उसी की वैल्यू फाइंड करनी है। जिस तरह मैंने शुरू पे बताया, व्हीटस्टोन ब्रिज इज अ सेटअप व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। और अगर आपने अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए एक कंडीशन है। उसके लिए कंडीशन ये है, फॉर दैट पर्पस I1 मस्ट बी इक्वल टू I2। ठीक है कि I1 और I2 को इक्वल होना चाहिए। सो अगर I1 I2 के इक्वल होगा तो यहाँ पर कुछ चेंजेस हो जाएंगी। हम इस इक्वेशन के अंदर I1 को चेंज कर देंगे, इस इक्वेशन के अंदर हम I2 को चेंज कर देंगे। डायग्राम का काम चूंकि ख़त्म हो चुका है तो मैं यहाँ से डायग्राम को कर रहा हूँ रेज। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस बार बार करें क्योंकि अक्सर आप इसमें गलती करते हैं। सो अगर हम I1 और I2 को यहाँ पर पुट करें, I1 इज इक्वल टू I2, तो मतलब मैं I1 की जगह I2 पुट कर रहा हूँ। सिंपली जहाँ जहाँ पर I1 लिखा होगा हम वहाँ पर I2 पुट कर देंगे। सो दिस फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं लिखूँ तो इक्वेशन नंबर 1 कुछ यूँ हो जाएगी, इफ़ I1 इज इक्वल टू I2, तो जहाँ जहाँ पर I2 है वहाँ पर I1 कर दें, या जहाँ कहीं पर I1 है वहाँ पर I2 कर दें, इट डजेंट मैटर। मैं I1 R1 माइनस I1 माइनस I3 इंटू R3 माइनस I1 माइनस I1 इंटू RG इज इक्वल्स टू 0। मैंने I2 को I1 के इक्वल पुट कर दिया है। और अगर मैं इसे नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करूं, I1 माइनस I1 इज इक्वल्स टू 0। सो माइनस I1 R1 माइनस I1 माइनस I3 इंटू R3 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस फैक्टर को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूँ। सो इट विल बी रिटन एज माइनस I1 R1 which is equal to I1 minus I3 into R3। इस इक्वेशन को नाम दें थर्ड का और इसको यहीं पर छोड़ दें। नेक्स्ट, अब हमने इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है I1 is equal to I2 by putting in equation number 2 by putting I1 is equals to I2
इन इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में भी उसी तरह जिस तरह यहाँ पर किया था I2 की जगह I1, अगर हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर भी I2 की जगह I1 पुट कर दें तीनों जगहों पर 1, 2 और ये 3, तो इक्वेशन कुछ यूँ हो जाती है -I1। तो इक्वेशन नंबर हमारी 2 कुछ यूँ हो जाएगी -I1 R2 -I1 into RG minus R1 minus I3 into R4 which is equals to 0। हमने I2 की जगह I1 पुट कर लिया। नेक्स्ट I1 माइनस I1 0, और बाकी फैक्टर -I1 R2 माइनस I1 minus I3 into R4 which is equals to 0। नेक्स्ट हम इस फैक्टर को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। इसको हम अगर दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो I1 R2 is equals to I1 minus I3 into R4। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट अब हमारे पास दो इक्वेशंस हो गई। एक इक्वेशन हमने बनाई 3, एक और इक्वेशन हमने बना ली इक्वेशन नंबर 4। हम इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को साइमल्टेनियसली डिवाइड कर देंगे, और अगर हम एक दूसरे के ऊपर इन दोनों को डिवाइड करें तो कैसी सिचुएशन होगी। तो मैं इसको रेज कर रहा हूँ, होप सो कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें by dividing equation number 3 by equation number 4, by dividing equation number 3 by equation number 4। अगर हम इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 4 से डिवाइड करें तो -I1 R1 माइनस I1 R1 ओवर -I1 R2 minus I1 R2 which is equal to I1 minus I3 minus minus नहीं है, I1 minus I3 into R3, और डिवीजन में I1 minus I3 into R4 I1 minus I3 into R4। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या होगा, बड़ा सिंपल, माइनस माइनस से कैंसिल, I1 से कैंसिल, I1 माइनस I3 I1 माइनस I3, ये दोनों फैक्टर्स भी आपस में कैंसिल। सो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है दैट इज़ R1 ओवर R2 इज इक्वल्स टू R3 ओवर R4। और यहाँ से अगर आपने किसी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करना हो तो उसकी वैल्यू फाइंड करना बड़ी आसान है कि 3 रेजिस्टेंसेस तो आपने सर्किट में वो लगानी है जो नोन है, जिनकी वैल्यू का हमें पता है, और बाकी एक रेजिस्टेंस ऐसी होगी जिसकी वैल्यू का हमें नहीं पता। तो उसको फाइंड करने के लिए उसका फॉर्मूला यहाँ से अलग कर लें। इफ़ R1 इज़ अननोन, इफ़ R1 इज़ अननोन, अगर R1 अननोन है तो तब हम आपका फॉर्मूला R1 के लिए क्या हो जाएगा, R1 विल बी इक्वल टू R2 इंटू R3 ओवर R4। अब ज़्यादातर हमने देखा है नोट्स में कि R4 की वैल्यू फाइंड की जाती है, सो इट डजेंट मैटर, ये बिल्कुल ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आप R1 अननोन है या R2 अननोन है या R3 और R4, क्योंकि बेसिक फार्मूला ये है जो भी इनमें से अननोन है आप उसके लिए फार्मूला लिख सकते हैं। अगर मैंने R4 के लिए लिखना होता तो सिंपल मैं R4 को उधर शिफ्ट कर दूं, R1 को यहाँ शिफ्ट कर दूं, देन फॉर R4 इट विल बिकम लाइक R4 इज इक्वल्स टू R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाय R1, सिंपल। तो इस चीज़ में आपने कंफ्यूज नहीं होना कि नोट्स में तो R4 था, बुक में ये था, आपने ये निकाल, डजेंट मैटर, आपने सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ पे फोकस रखना है,
कि आपको जो वैल्यू अननोन है आपने सिर्फ उसी वैल्यू के लिए सॉल्व करना है, हर वैल्यू के लिए सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का टॉपिक। नेक्स्ट अब यहाँ पर